नमस्कार आप सभी को। तो आज एक नए अध्याय के साथ हम बात करेंगे भू कानून और मूल निवास के ऊपर। क्यों भू कानून और मूल निवास हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए और उत्तराखंड के राज्य के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, बाड़ी मंडुआ खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। जी हाँ, ये कुछ नारे हैं जो कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले हमारे कुछ उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनकी जुबान पर और उनके दिलों में दिमागों में आज भी ये नारे गूंजते हैं। उनके परिवारों के बीच जो राज्य आंदोलनकारी हमारे बीच नहीं है आज, जिन्होंने अपने खून से इस राज्य को सींचा है, और इन नारों के बीच उन लोगों की कई दिनों की यात्रा और कई सालों का संघर्ष जुड़ा है। भू कानून और मूल निवास की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। दिन था 1 अक्टूबर 1994। सर्दियों का मौसम था। 15 से 20 बसें हमारे पहाड़ों से उत्तर प्रदेश की सीमाओं की ओर निकल चुकी थी। मकसद था उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाने की मांग, जिसे हम अभी उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उसकी मांग लेकर हमारे पहाड़ी मैदानों से कई बसें, कई लोग, कई महिलाएं अलग राज्य की मांग के लिए चल दिए। आगे जो होने वाला था शायद उन सभी लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी। जो भयावह मंजर उनके साथ कुछ दिनों में होने वाला था या उनके साथ बीतने वाला था, इस बात की आशंका उन सभी लोगों को नहीं थी। लेकिन जिन लोगों का, या हम ये कहें कि प्रशासन और शासन का ये षड्यंत्र था कि किस तरह से इन आंदोलनकारियों को रोका जाए, इनकी जो आंदोलन की जो भूमिका है उसको किसी तरह से बिगाड़ा जाए, उसे किसी तरह से विच्छेद किया जाए। लेकिन एक नए राज्य की मांग का सरूर और उसका गुरूर इन सभी लोगों के दिलों और दिमाग में इस कदर छाया हुआ था कि तत्कालीन सरकार उत्तर प्रदेश की श्री मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने उत्तराखंड से, जो कि अभी है, उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था, वहाँ से पहाड़ी मैदानों से निकली 20 से 30 बसों को रोकने का प्रयास किया गया। पहले प्रशासन के द्वारा यह तय किया गया कि इन सभी आंदोलनकारियों को हम रुड़की पे रोकेंगे। लेकिन आंदोलनकारी इतने दृढ़ थे अपने संकल्प को लेकर कि इस बार हमें उत्तर प्रदेश से अपना एक अलग राज्य चाहिए, अपनी एक अलग देवभूमि चाहिए। रुड़की बॉर्डर पर प्रशासन और शासन उनको नहीं रोक पाए। फिर यह तय किया गया कि नारसन बॉर्डर पर इन आंदोलनकारियों को रोका जाएगा। लेकिन प्रशासन और शासन इस योजना में भी विफल रहा। इसके बाद शासन ने, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया कि रामपुर तिराहे में इन सभी आंदोलनकारियों को पूरी फोर्स के साथ, पुलिस बल के साथ पूरी तरह से रोकने का प्रयत्न किया जाएगा। और वही हुआ जिसकी सभी को आशंका थी। पूरी पुलिस बल और पूरे प्रशासन को रामपुर तिराहे में जो हमारे आंदोलनकारी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से निकले थे, मैदानी क्षेत्रों से निकले थे, उनको
रोकने की पूरी कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप मामला उग्र हुआ। उग्र इतना हुआ कि गोलियां तक चली और आंदोलनकारियों ने अपनी पूरी जान, पूरी निष्ठा के साथ एक अलग राज्य की मांग को लेकर पूरे भाव से अपनी पूरी कुर्बानी निछावर कर दी। यह आंदोलन इतना तेज हो गया कि नारेबाजी होने लगी। सरकार के विरुद्ध नारेबाजी को देखते हुए और गंभीर रूप लेते हुए देख सरकार ने निर्णय लिया कि अब किसी न किसी तरह से इस आंदोलनकारियों को रोकने का पूरा प्रयास किया जाना है। इसके फलस्वरूप पुलिस बलों को गोली चलाने का, फायरिंग करने का आदेश दिया गया, जिसमें हमारे कई लोग मारे गए। यहाँ तक कि एक खबर के अनुसार यह भी उसमें बताया गया कि हमारे राज्य, अलग राज्य की मांग को लेकर जो लोग वहाँ आए थे उसमें कुछ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी माना गया है कि महिलाओं के साथ वहाँ के जो पुलिस बल थे, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस बल थे, उनके द्वारा छेड़छाड़ी हुई, लूटमारी हुई और अन्य आपत्तिजनक जो एक महिला को लेकर, एक पुरुष को लेकर नहीं होने चाहिए थे, कुछ ऐसे विवाद भी वहां के पुलिस बल के द्वारा उन महिलाओं, उन पुरुषों के साथ किया गया। लेकिन यह मामला यही नहीं रुका। यह मामला और तेज हुआ और हमारे कुछ और साथी यानी आंदोलनकारी हमारे मैदानी क्षेत्रों से, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से रामपुर तिराहे की तरफ बढ़े। 2 अक्टूबर 1994 को यह मामला पूरी चरम सीमा में पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई लोग मारे गए और कईयों के साथ ज्यादती भी हुई। 2 अक्टूबर 1994 की घटना के बाद, इतना उग्र आंदोलन होने के बाद, यह आंदोलन किसी न किसी भूमिका में इतने लोगों की मृत्यु के बाद, इतने लोगों की कुर्बानी के बाद, इतने लोगों की जीविका खराब करने के बाद, इतनी महिलाओं की आबरू लूटने के बाद, इतनी मानवता को शर्मसार करने के बाद, यह आंदोलन यहाँ से एक नया और एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जो कि 6 साल लग जाते हैं और 9 नवंबर सन 2000 में हमें उत्तर प्रदेश से एक नव राज्य यानी कि उत्तरांचल का नाम और एक उत्तरांचल नया राज्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह आंदोलन यही नहीं रुका और शायद हम आज भी उन आंदोलनकारियों या जो आज भी जीवित हैं या जो आज हमारे बीच में नहीं हैं या उनके परिवार का दर्द हम शायद आज भी नहीं समझ पाए, और जितने भी हमारी सरकारें अभी तक आई हैं और गई हैं वो भी इन सभी का दर्द शायद नहीं समझ पाए हैं। अब मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं भू कानून और मूल निवास। आखिर भू कानून है क्या? भू यानी कि जमीन, कानून यानी कि उसको नियंत्रण करने के लिए एक बनाया गया कानून। हमारे उत्तराखंड राज्य में भूमि का स्तर धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि जो हमारी खेती वाली भूमि है वह कुछ बाहरी लोग अपने पैसों के बलबूते पर बिना किसी रोक टोक, बिना किसी नियम कानून के खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारे लोग हैं वह एक पराये रूप से जीवन का यापन कर रहे हैं और एक बाहरी व्यक्ति आकर हम पर राज कर रहा है। हमारी जमीन जो कि खेती के लिए हुआ करती थी, जो कि चरवाहे के लिए हुआ करती थी, जो कि अन्य रूप से कई चीज़ों के लिए हुआ करती थी, आज वह हमारे लिए ना होकर हमारे लिए एक मोहताज के रूप में साबित हो रही है। बाहरी व्यक्ति आकर जिस पे कोई रोक टोक नहीं है
वह चंद पैसों के लालच देकर हमारी जमीनों को हथिया रहा है। और यह सोचनीय और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि यह विषय हमारी जमीन, हमारे जंगल और हमारे आने वाली पीढ़ी पर निर्भर है। अगर हमारे पास हमारी अपनी जमीनों का हक नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह किस तरह से अपना निर्वाहन कर सकेगी, वह किस तरह से अपनी पीढ़ी को किस तरह से जागरूक कर पाएगी। हमें रोजगार से निपटना है, हमें बेरोजगारी से निपटना है। कई बिंदु हैं, लेकिन सबसे बड़े बिंदुओं में से कुछ बिंदु ये हैं जो कि है भू कानून और मूल निवास। आज कोई भी भू कानून या मूल निवास पर बात नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि हमारी जनता और हम लोग भी इसको लेकर जागरूक नहीं है। मूल निवास पहले हमें मिला करता था, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से इसको भी विलुप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे एक नया निवास लाया गया, जिसको कि हम कहते हैं स्थायी निवास। आप सोचिए इससे हमें कितना नुकसान है। इसे हमें हमारी जो मूल निवास की जो पात्रता है वह इससे धीरे धीरे खत्म कर दी गई है। हमें मूल निवास के स्थान पे अब स्थायी निवास के रूप में जाना जाता है। हम अपने ही राज्य में पराये बनकर रह गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी भारी व्यक्ति आकर चंद पैसों के बल पर और कुछ राजनीतिक लोगों के बहकावे में या उनकी मिली भगत से हमारे राज्य में भूमि का अधिग्रहण और भूमि को खरीद और बिक्री का व्यापार कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको अभी नहीं लगता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको लेकर बहुत चिंता में जाने वाली है और तब तक शायद हमारे पास ना भू बचेगा और ना कानून बचेगा। इसीलिए जाते जाते आप सभी से यह आग्रह है कि कृपया इन विषयों पे अपने आने वाली पीढ़ी और खुद को भी जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और वोट मांगने जो आपसे आए अपनी सरकारों से यह पूछें कि क्यों आप भू कानून और मूल निवास पर बात नहीं करते हैं, क्यों आप भू कानून और मूल निवास पर कोई कठोर कानून लेके आते हैं, क्यों आप भू कानून और मूल निवास को एक सोचनीय विषय नहीं मानते हैं, क्यों आप भू कानून और मूल निवास को एक मजबूती के तौर पर एक उत्तराखंड राज्य को समर्पित करते हैं, ताकि उत्तराखंड के राज्य के जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, वह भी यह कह सके कि हाँ, हमारी सरकार ने भू कानून और मूल निवास पर एक कठोर कदम उठाया है, जिससे कि हम अपनी जमीनों को, अपने जंगलों को किसी पराये व्यक्ति से, किसी भारी व्यक्ति से बचा सकते हैं। तो इन विषयों पर हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है और अगर सरकार नहीं सोचती है तो आपको, हमको, जनता को उनको सोचने पर मजबूर करना ही होगा।